पिछली क्लास में हम लोगों ने जो कॉमन कल्टीवेबल फिशेज़ हैं उनको देखा था और उसी दौरान हम लोगों ने देखा था कि जो कॉमन क्रॉप्स या मेजर क्रॉप्स हैं, इनमें ये जो प्रजनन है ये थोड़ा-सा स्थिर जल में प्रजनन इनका नहीं हो पाता है और इनके प्रजनन के लिए हल्का बहता हुआ जल चाहिए। तो मेजर कार्प जो कि फिश कल्चर में काफ़ी इम्पोर्टेंट फिशेज़ हैं पालन के लिए और उत्पादन इनका बहुत अच्छा होता है। इनके सीड की उपलब्धता को लेके समस्या होती है और इस समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक टेक्निक इजाद की जिसको हम इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कहते हैं। यानी कि इनको जो हमारी मछलियां हैं इनको एक अपनी देख रेख में रखें और उनसे ब्रीडिंग कराना ताकि उनसे हमें पर्याप्त मात्रा में उनके शिशु प्राप्त हो सकें और जो फिश कल्चर के लिए सीड के रूप में उन्हें सप्लाई किया जा सके। तो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का मतलब है कि मछलियों के लिए जो कि लैंगिक रूप से परिपक्व हैं, उनको प्रजनन के लिए प्रेरित करना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रजनन करें और उस अनुपात में पर्याप्त मात्रा में हमें जो उनकी संतानें हैं वो प्राप्त हो सकें। इसके लिए दो ऐसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन हैं जिनका उपयोग किया जाता है और ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन हैं जिनमें मुख्य रूप से होता है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन पश्च पिट्यूटरी यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होते हैं और ये जो है मछलियों में प्रजनन को प्रेरित करने वाले हार्मोन हैं। तो इसके लिए हम मछलियों के हाइपोफाइसिस से या पिट्यूटरी ग्लैंड से सबसे पहले गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को अलग करते हैं और पिट्यूटरी ग्रंथि का जो एक्सट्रैक्ट है वहाँ उसके एक्सट्रैक्ट को निकालते हैं जिनमें LH और FSH होता है। फिर इसे जो हमारी मछलियाँ हैं जो लैंगिक रूप से परिपक्व हो गई हैं यानी कि जिनका हमें ब्रीडिंग कराना है उनको दूसरी मछलियों से अलग कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और उनमें पिट्यूटरी ग्रंथि के इस एक्सट्रैक्ट का इंजेक्शन उनको देते हैं जिससे उनमें LH और FSH के प्रभाव से प्रजनन प्रेरित होता है और वो प्रजनन करने लगती हैं। फिर उनको एक मॉस्किटो नेट या जाल से बने एक विशेष संरचना में जिनमें चारों तरफ से नेट लगा होता है ताकि ये मछलियाँ बाहर ना जा सकें, जिसको हापा कहा जाता है, उसमें डाला जाता है और वहाँ पर ये जो है वो अपना स्पॉनिंग करती हैं और फिर स्पॉनिंग से फर्टिलाइज एग प्राप्त होते हैं। फर्टिलाइज एग से हैचिंग के द्वारा फ्राई और फिर फिंगरलिंग्स प्राप्त होते हैं और इस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा हमें जो मेजर कार्प्स हैं उनके सीड्स तैयार होते हैं। तो अब इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यहाँ देखिए, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इज ए टेक्निक बाई व्हिच रिप फिश का मतलब है जो परिपक्व फिश है, आर स्टिमुलेटेड, इन्हें स्टिमुलेट किया जाता है बाई पिट्यूटरी हार्मोन इंट्रोडक्शन टू ब्रीड इन कैप्टिविटी। तो इन्हें प्रमोट किया जाता है पिट्यूटरी हार्मोन के इंट्रोडक्शन के द्वारा, पिट्यूटरी हार्मोन के इंजेक्शन के द्वारा ताकि वो अभिरक्षा में यानी कि हमारे कैप्टिविटी में रह के और ब्रीड करें, प्रजनन करें। द स्टिमुलेशन प्रमोट्स ये टाइमली रिलीज ऑफ एग एंड स्पर्म फ्रॉम रिप गोनेड्स। और इससे जो स्टिमुलेशन होता है इन हार्मोन से, उससे समय से जो है इन मछलियों से एग और स्पर्म रिलीज होते हैं उनके परिपक्व जननांगों से। द एक्टिव फैक्टर लाइक LH and FSH आर प्रेजेंट इन फिश पिट्यूटरी। दिस टेक्निक इज आल्सो कॉल्ड एज हाइपोफाइसेशन। तो चूंकि पिट्यूटरी को हाइपोफाइसिस कहते हैं और उसकी सहायता से ये हो रहा है, इसलिए इस क्रिया को हाइपोफाइसेशन भी कहते हैं। अब ये क्यों किया जाता है, तो जैसा हमने अभी शुरू में बताया, मेजर कार्प आर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर हाई फूड एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू, यानी खाने के हिसाब से और पोषक तत्वों के हिसाब से जो मेजर कार्प मछलियाँ हैं वो फिश कल्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हेंस दे हैव केप्ट अटेंशन ऑफ साइंटिस्ट एंड एक्वा फार्मर्स। इसलिए इनको जो है साइंटिस्ट और एक्वा फार्मर इन पर नज़र रखते हैं, इनसे संबंधित वर्क करते रहते हैं। दे हैव पेक्यूलियर हैबिट ऑफ ब्रीडिंग इन रनिंग वाटर ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम। तो इनकी आदत जो है वो रनिंग वाटर में ब्रीड करने की होती है और ऐसा वाटर रिवर में मिल सकता है या
झरनों में मिल सकता है। वेयर दे हैव लार्ज स्पेस फॉर मूवमेंट, इनमें जो है जगह काफ़ी होती है, तो इनमें ये इनके चलने फिरने या तैरने के लिए काफ़ी लंबा स्पेस होता है। ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन वाटर इज सफिशिएंटली प्रोवाइडेड विथ मिनरल्स, ऑक्सीजन एंड फूड कंटेंट। अब कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इनकी ब्रीडिंग को प्रभावित करते हैं, जैसे पानी में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए और फूड भी इनके ब्रीडिंग सीजन में पर्याप्त मात्रा में सुलभ होना चाहिए। ये सारे फैक्टर होने पर इनके ब्रीडिंग के लिए ये अनुकूल होता है। दिस फ्रेंडली एक्वाटिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड स्टिमुलस फॉर स्पॉनिंग, और जब ये सारे वातावरणीय कंडीशन रहते हैं तो ये मछलियाँ प्रजनन के लिए प्रेरित होती हैं, इनको स्टिमुलस मिलता है। कार्प डू नॉट ब्रीड इन कन्फाइंड वाटर ऑफ कैप्टिविटी इवन इफ देयर गोनेड्स आर मैच्योर्ड एंड ओवुलेशन माइट हैव टेकन प्लेस इन नेचुरल एनवायरनमेंट। तो जो कार्प मछलियाँ हैं ये बंधे हुए जल में यानी कन्फाइंड वाटर ऑफ कैप्टिविटी में ब्रीडिंग नहीं करती हैं, चाहे भले ही उनके जो जनन अंग हैं वो परिपक्व हो गए हों और ओव्यूलेशन करने की स्थिति में हो, लेकिन फिर भी ये बंधे हुए जल में ब्रीड नहीं करती हैं, ये समस्या है। For the increasing production of carps, it is necessary that they should be made to breed in confined water, so that increasing demand of good quality fish and their seed could be available. तो अब ऐसे जो कार्प मछलियाँ हैं, जो मेजर कार्प हैं, इनके सीड को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ऐसी विधि की ज़रूरत थी जिससे वो बंधे हुए जल में यानी कन्फाइंड वाटर में ब्रीड कर सकें, और ताकि जो है इनके सीड की जो इतनी सारी डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। तो ये जो ज़रूरत थी इसको पूरा किया गया इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्निक के द्वारा। दिस कैन बी डन बाय अडॉप्टिंग इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्निक बाय व्हिच rip or mature fish breed in confined water when stimulated by injection of pituitary hormone। तो इस टेक्निक के द्वारा जो ये मछलियाँ हैं वो इनमें जब हम पिट्यूटरी हार्मोन का इंजेक्शन करते हैं तो वो कन्फाइंड वाटर में ब्रीड करने लगती हैं, यानी उनमें स्पॉनिंग की क्रिया होने लगती है। द पिट्यूटरी हार्मोन इज एन इम्पॉर्टेंट गोनाडोट्रोपिन, तो ये एक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हाइपोफाइसिस ऑफ ए मैमल्स आर ए मैच्योर फिश। तो जो फिश का पिट्यूटरी हार्मोन है वो एक महत्वपूर्ण गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है, यानी गोनेड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है, और ये हम किसी स्तनधारी से या परिपक्व मछली से प्राप्त करते हैं। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग ऑफ कार्प इन कैप्टिविटी by the use of pituitary hormone injection has been successfully done। और ये जो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की प्रक्रिया है ये कार्प में सफलतापूर्वक किया जा चुका है। Many scientists are involved in doing research to improve induced breeding technique, और अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें बराबर सुधार करने में लगे हुए हैं। Several attempts are being made to establish pituitary bank to meet out the need of pituitary hormone throughout the year, और बहुत सारे प्रयास ऐसे किए जा रहे हैं कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि का तत्व है, एक्सट्रैक्ट है, उसको इकट्ठा करके पिट्यूटरी बैंक के रूप में बनाया जाए ताकि पूरा साल वहाँ से ज़रूरत के हिसाब से पिट्यूटरी के हार्मोन या जो उसका एक्सट्रैक्ट है वो मिलता रहे। नाउ द स्टेप्स ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्निक, अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं कि कितने स्टेप्स में ये प्रक्रिया की जाती है, तो इसको देखते हैं। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्निक हैज़ फॉलोइंग स्टेप्स। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग या हाइपोफाइसेशन की प्रक्रिया वो निम्न उसमें की जाती है। नंबर 1 है कलेक्शन ऑफ पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, तो पहले हम पिट्यूटरी ग्रंथि प्राप्त करते हैं और फिर उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। अब जैसा हम लोग जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथ ब्रेन के पास स्थित होती है, तो मछलियों के ब्रेन का डिसेक्शन करना होता है और वहाँ से जो पिट्यूटरी ग्रंथि है उसको बाहर निकालते हैं। यहाँ इस फिगर में भी देख सकते हो, यहाँ ये जो ब्रेन का रीजन है ये ब्रेन है, और ब्रेन के नीचे यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जहाँ पर हमारा कर्सर है। तो ऊपर ब्रेन जो है वो स्कल के नीचे बंद होता है, इसका मतलब इस स्कल को खोलना पड़ेगा और उसके बाद पिट्यूटरी ग्रंथि तक हम पहुँच सकते हैं। तो
पिट्यूटरी ग्लैंड इज कलेक्टेड फ्रॉम ए मैच्योर फिश विच इज कॉल्ड एज ए डॉनर फिश। जिस मछली से मिलता है उसे डॉनर फिश कहते हैं। मोस्ट वाइडली यूज्ड डॉनर फिश इज द कॉमन कार्प। डॉनर फिश के रूप में जो मुख्य रूप से यूज की जाती हैं वो है कॉमन कार्प, साइप्रिनस कार्पियो। कॉमन कार्प में जो साइप्रिनस कार्पियो है वो मिलता है, उससे मिलता है ये। द बेस्ट टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट इज मई टू जून। तो पिट्यूटरी का जो एक्सट्रैक्ट है वो निकालने के लिए सबसे अच्छा समय है मई से जून तक। द इंडियन मेजर कार्प्स लाइक कटला कटला, लेवियो रोहिता, लेवियो कालाबासु, लेवियो गोनियस एंड सिरहिनस मिगाला डू नॉट ब्रीड इन कन्फाइंड वाटर एंड हैव नीड टू बी सब्जेक्टेड टू इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। तो जो इंडियन मेजर कार्प हैं वो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये कन्फाइंड वाटर में ब्रीड नहीं करती, इसलिए इनके लिए इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की ज़रूरत होती है। टू रिमूव पिट्यूटरी ग्लैंड द हेड ऑफ द फिश इज डिसेक्टेड एंड ब्रेन इज एक्सपोज्ड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को निकालने के लिए हेड, जो मछली का हेड है उसको डिसेक्ट किया जाता है और ब्रेन को खोला जाता है। क्रेनियम हटा के ब्रेन को एक्सपोज कर दिया जाता है। ग्लैंड इज इमीडिएटली रिमूव्ड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्टोर्ड इन ए रेफ्रिजरेटर। और ब्रेन को खोलने के बाद जो ग्रंथि है उसको तुरंत निकाल के हम रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं। इट मे बी प्रिजर्व्ड इन एब्सोल्यूट एल्कोहल एट रूम टेम्परेचर। और इसे जो है वो शुद्ध एल्कोहल में या एब्सोल्यूट एल्कोहल में रूम तापमान पर या कमरे के तापमान पर प्रिजर्व भी किया जाता है, संरक्षित कर लिया जाता है। द ग्लैंड देन इज होमोजेनाइज्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। और फिर जो है इस ग्रंथि को जब इसका एक्सट्रैक्ट निकालना होता है तो उसे डिस्टिल्ड वाटर मिला के और उसको होमोजेनाइज किया जाता है, यानी उसे मेश कर दिया जाता है, यूँ कह सकते हो पीस दिया जाता है, ताकि जो सेल्स हैं वो ब्रेक हो जाएं और उनका एक्सट्रैक्ट बाहर आ सके। द होमोजेनेट इज सेंट्रीफ्यूज्ड एंड क्लियर सुपरनेटेंट इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ हार्मोन टू व्हिच। तो इसके बाद जो पीसने के बाद जो लिक्विड मिला उसको हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं और सॉलिड चीज़ें अलग करके जो क्लियर लिक्विड है, तरल है, उसको प्राप्त करते हैं। और उसमें जो है सुपरनेटेंट, क्लियर सुपरनेटेंट का मतलब कि सॉलिड चीज़ें नीचे बैठ जाने के बाद जो ऊपर लिक्विड पार्ट बचता है उसको सुपरनेटेंट कहा जाता है। तो ये इसको हम अलग कर लेते हैं और यही सोर्स ऑफ हार्मोन है। टू व्हिच 0.3% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज एडेड टू इट। और इसमें जो क्लियर तरल मिला है हमें, इसमें 0.3% सोडियम क्लोराइड यानी नमक का सोल्यूशन वो मिलाया जाता है। दिस एक्सट्रैक्ट इज रेडी फॉर द इमीडिएट यूज। और अब ये तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार है। इफ पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट इज टू बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड द ग्लिसरीन और ट्राइक्लोरोएसीटेट एसिड में बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब अगर तुरंत इस्तेमाल करना है तब तो सोडियम क्लोराइड मिला के जो हमने तैयार किया है वो रेडी है, लेकिन अगर इस एक्सट्रैक्ट को स्टोर करना है और बाद में ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना है तो इसमें जो है ग्लिसरीन या ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड मिलाया जाता है सोडियम क्लोराइड की जगह पर। यानी जो हम लोग शुरू में सोडियम क्लोराइड 0.3% डाल लेते हैं, अगर इसे स्टोर करना है, रखना है, तो इसमें फिर सोडियम क्लोराइड की जगह पर ग्लिसरीन या फिर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड मिलाया जाता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, जिनमें हमने मछली के ब्रेन से ग्लैंड प्राप्त की, उसको फिर होमोजेनाइज्ड किया यानी पीसा डिस्टिल वाटर मिला के, फिर उसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में जो सारी चीज़ें थी वो अलग किया, सुपरनेटेंट अलग किया। तुरंत इस्तेमाल करना है तो 0.3% NaCl डाला, और अगर उसे स्टोर करना है, बाद में इस्तेमाल करना है, तो उसमें ग्लिसरीन या ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड मिला के रख लिया। अब सेकेंड स्टेप है सिलेक्शन ऑफ ब्रीडर्स, यानी अब मछलियों के स्टॉक में से उन मछलियों को हमें चुनना है जो अपने देख रेख में जिनमें हमें ब्रीडिंग करानी है, जिनसे हमें सीड प्राप्त करना है। तो इसके लिए मीडियम साइज्ड फुली रिप एंड हेल्दी फिश ऑफ अराउंड 2 to 4 years ऑफ एज इज। तो इसके लिए जिन मछलियों को चुनना है वो
फुली रिप होनी चाहिए, पूर्ण रूप से परिपक्व होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए और मीडियम साइज़ की होनी चाहिए, या बहुत छोटी या बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उनके रखने में दिक्कत होगी। और एज जो है वो इनकी 2 से 4 साल के बीच होनी चाहिए। तो ये सारे कंडीशन वाली मछलियों को प्रीफर किया जाता है फॉर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। द वेट शुड बी 1 to 5 किलोग्राम। मछलियों का जो हम ले रहे हैं उनका वेट 1 से 5 किलोग्राम के बीच होना चाहिए। हेल्दी मेल एंड फीमेल ब्रीडर शुड बी आइडेंटिफाइड एंड नेटेड आउट बिफोर द ब्रीडिंग सीजन एंड शुड बी केप्ट इन स्पॉनिंग पूल्स। तो जो इस तरीके के स्वस्थ मेल और फीमेल ब्रीडर्स हैं उनको जाल लगा के बाकी से छान के अलग कर लेना चाहिए, पहचान आइडेंटिफाई करना चाहिए और नेटेड आउट यानी छान के अलग कर लेना चाहिए। और फिर ऐसे चुने हुए इंडिविजुअल्स को स्पॉनिंग पूल में रखना चाहिए, स्पॉनिंग पॉन्ड्स जो कि अलग से बनाए जाते हैं जिसमें उन इंडिविजुअल्स को रखा जाता है जो ब्रीडिंग करेंगे। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। दोज पॉन्ड विच इज़ फॉर द पर्पज ऑफ स्पॉनिंग और ब्रीडिंग आर नोन एज स्पॉनिंग पूल्स, स्पॉनिंग पॉन्ड्स और ब्रीडिंग पॉन्ड्स। दे शुड बी प्रोवाइडेड विथ सप्लीमेंट्री फूड। और अब ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं उनको बाहर से भोजन उपलब्ध कराना चाहिए, यानी तालाब में जो है सो है उन्हें बाहर से भी सप्लीमेंट्री फूड देते रहना चाहिए ताकि उनका हेल्थ मेंटेन रहे और हर तरीके से वो अनुकूल वातावरण में रहे। नाउ थर्ड स्टेप। तो अब हमने इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लिया है जिनमें ब्रीडिंग होनी है और अब इनमें हम जो हमारा पिट्यूटरी का एक्सट्रैक्ट था उसको इंजेक्ट करेंगे, उसको लगाएंगे। तो थर्ड स्टेप विल बी इंजेक्शन ऑफ पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट। और यहाँ इस फिगर में देख सकते हो इस तरीके से इंजेक्शन के माध्यम से यहाँ जो इनका कार्डल रीजन है इसे थोड़ा पहले, कार्डल फिन से थोड़ा पहले यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो अलग अलग जगहों पर लगाया जाता है। टू इंश्योर हायर सक्सेस रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कोइंसाइड टाइम ऑफ ओवुलेशन विथ द रिलीज ऑफ मिल्क ऑफ मेल फिश। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एग का फर्टिलाइजेशन हो सके, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे इंडिविजुअल हों जिनमें अंडोत्सर्ग यानी एग का रिलीज और जो मेल है स्पर्म का रिलीज यानी मिल्क का रिलीज वो दोनों साथ साथ हो। ऐसा ना हो कि फीमेल ने एग को रिलीज कर दिया लेकिन मेल का स्पर्म थोड़ा बाद में रिलीज हो रहा है तो सारे अंडे बेकार जाएंगे। तो इस तरीके से जो है टाइमिंग हम लोगों को रखनी चाहिए कि दोनों जो मेल और फीमेल गैमीट हैं वो साथ साथ में रिलीज होने की प्रक्रिया हो। एंड फॉर दिस पर्पज यूजुअली रेशियो ऑफ फीमेल एंड मेल 2:1 इज मेंटेन्ड इन एवरी सेट। और इसके लिए जो हमें लेना चाहिए वो 2 फीमेल पर 1 मेल का अनुपात रखना चाहिए। Dose of pituitary extract to be given is decided according to age, sex, weight, size and state of maturity of both donor and recipient. तो डोज कितनी कितनी मात्रा इनको देनी है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि जिस मछली से हमने पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट प्राप्त किया है और जिसको देना है दोनों का एज किस एज ग्रुप का था, सेक्स कैसा था यानी मेल से लिया फीमेल से लिया, वेट कितना था और स्टेट ऑफ मैच्योरिटी क्या थी यानी कि गोनैड्स का परिपक्व किस अवस्था के थे वो। ये सब फैक्टर के आधार पर जो डोज है वो वेरिएशन होता है उनमें और एक एक्सपर्ट इन चीज़ों को कंसल्ट करके बेटर डोज निर्धारित कर सकता है। ये डोज 2 to 3 मिलीग्राम ऑफ ग्लैंड पर किलोग्राम बॉडी वेट इज़ गिवन टू फीमेल ब्रीडर्स। तो फीमेल को जो पहली डोज हमें देनी है वो जो हमारी ग्लैंड का एक्सट्रैक्ट है उसका 2 से 3 मिलीग्राम जिसको दे रहे हैं उसके प्रति किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से देना चाहिए। यानी 1 किलोग्राम रेसिपिएंट का जो बॉडी वेट है 1 किलोग्राम है तो उसे 2 से 3 मिलीग्राम, 2 किलोग्राम है तो 4 से 6 मिलीग्राम, 3 है तो 6 से 9 मिलीग्राम, इस तरीके से देना चाहिए। There is no need of injecting dose to male breeders if it is in state of milt oozing। और अगर मेल जो इंडिविजुअल है वो
मिल्ट को निकालने की स्थिति में है, यानी तुरंत निकलने वाले हैं, तो उसमें जो है वो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसी अवस्था में नहीं है तो उसको भी डोज देनी पड़ती है। आफ्टर 6 hours ऑफ द फर्स्ट डोज ऑफ इंजेक्शन, another dose of 5 to 8 milligram of gland per kilogram of body weight may be given to female if needed। और पहली डोज देने के 6 से 6 घंटे बाद फीमेल को एक दूसरी डोज 5 से 8 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से देनी चाहिए, यानी जो पहले हम लोगों ने दिया था उसका लगभग में 2.5 गुना डोज बढ़ा के सेकेंड डोज दिया जाता है अगर ज़रूरत हुई तो। हाउएवर ये डोज ऑफ 2 to 3 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट इज रिकमेंडेड फॉर द मेल ब्रीडर्स। और मेल के लिए जो है 2 से 3 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट जो है वो निर्धारित किया गया है। मोर देन 2 इंजेक्शन शुड नॉट बी गिवन। तो 2 डोज से ज़्यादा इनको नहीं देना चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो डोज है उसकी मात्रा निर्धारित होती है, और अमूमन 2 डोज दिए जाते हैं। पहले डोज के 6 घंटे बाद दूसरी डोज दी जाती है। पहला डोज कम है, यानी फीमेल के लिए 2 से 3 मिलीग्राम, जबकि दूसरा डोज 5 से 8 मिलीग्राम है, यही 6 घंटे बाद। मेल के लिए जो डोज है वो 2 से 3 मिलीग्राम ही है, और अगर वो पूर्ण रूप से परिपक्व है और मिल्ट से भरा हुआ है, तुरंत मिल्ट जो है ऊज करने वाला है, तो उसे फिर डोज देने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज उसको इंड्यूस करने के लिए डोज देना पड़ता है। द इंजेक्शन गिवन मे बी इंट्रामस्कुलर एट कार्डल पेनल्किल और शोल्डर और इंट्रापेरिटोनियल एट द बेसेज ऑफ पेयर्ड फिन्स। तो अब इंजेक्शन देना कहाँ है, ये जो है उसकी मसल्स में कार्डल पेडल्किल के पास, यानी कि जहाँ से कार्डल फिन शुरू होता है उससे जस्ट पहले जो पूंछ का भाग है वहाँ पर देना चाहिए, या शोल्डर रीजन में इंट्रापेरिटोनियल देना चाहिए, पेरिटोनियम के नीचे। एंड एट द बेस ऑफ पेयर्ड फिन्स, या जो है जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन है इसके आधार वाले भाग के पास देनी चाहिए। तो ये 2-3 ऐसे पोजीशन हैं जहाँ पर हम इनका इंजेक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं। द फर्स्ट इंजेक्शन शुड बी गिवन एट द अर्ली आवर ऑफ द डे। तो पहला इंजेक्शन जो देना चाहिए वो दिन के शुरुआत में, यानी सुबह ही मॉर्निंग में दे देना चाहिए। व्हाइल द सेकेंड वन इन द इवनिंग, और जो सेकेंड डोज है वो शाम के समय देना चाहिए। वेदर शुड बी रेनी और क्लाउडी फॉर ईजी एंड अर्ली स्पॉनिंग। और इसके लिए जो मौसम होना चाहिए वो हल्की बरसात वाला या फिर बादल वाला होना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौसम जो हमारी मेजर काफ हैं इनके स्पॉनिंग के लिए अनुकूल होता है, यानी ये वातावरण इनको इंड्यूस करता है स्पॉनिंग के लिए। तो ऐसे मौसम को देख के ही हमें ये सारी प्रक्रिया करनी चाहिए। और इतना करने के बाद जिनको हमने इंजेक्शन दे दिया है, द फिशेज शुड बी ट्रांसफर्ड टू द ब्रीडिंग हापा आफ्टर इंजेक्टिंग द पिट्यूटरी हार्मोन। तो हार्मोन इंजेक्ट करने के बाद उन्हें एक विशेष रूप से जाल से घिरे हुए भाग में, जिन्हें हम हापा कहते हैं, उसमें डालना चाहिए। जाल से इसलिए चारों तरफ से घेरा जाता है ताकि वो बाहर ना निकल सकें और एक निश्चित एरिया में ही रहें, ताकि उसी एरिया में वो जो है अपने जो इग है या मिल्ट है उसको रिलीज करें और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन सुनिश्चित हो सके। अगर वो दूर दूर तक बिखर जाएंगी तो मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव मटेरियल है वो एक साथ नहीं मिल पाएंगे और फर्टिलाइजेशन हमारा नहीं हो पाएगा। तो ब्रीडिंग हापा में इनको डाल देते हैं। और अब जो है फोर्थ जो स्टेज है वो ये मछलियाँ स्पॉनिंग इन ब्रीडिंग हापा। अब ये जो है ब्रीडिंग हापा में स्पॉनिंग करती हैं। हापा को हम फिगर के माध्यम से देखते हैं, ये देखिए इस तरीके से तालाब के बीच में 4 बम्बू पोल की सहायता से हम चारों तरफ से इसको जो है वो जाल के माध्यम से एक एरिया घेर लेते हैं। और इसमें देखिए 2 लेयर का जाल होता है। जो इनर मेश होता है अंदर का वो थोड़ा सा ज़्यादा गैप वाला होता है। यहाँ पर जो जाली की साइज़ है वो 2 से 2.5 मिलीमीटर होती है, और जो सबसे बाहरी है वो सघन जाल होता है। आउटर हापा मेश
इसमें आधा मिलीमीटर की गैप होती है, तो ताकि जो इग हैं या जो हमारे फ्राई हैं या जो फिंगरलिंग है वो यहाँ से ना निकल सके, इसी के अंदर रहें और हमें उन्हें जो है निकालने में आसानी हो। और नेचुरल कंडीशन में अगर देखिए तो इस तरीके से एक नेचुरल तालाब में ये हापा बनाया गया है और इसमें जो है वो डाला जाता है। A pair of breeders is released into the breeding hapa for spawning after इंजेक्शन ऑफ पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट। तो एक जोड़ा जो ब्रीडर्स को है वो डाला जाता है इनमें इंजेक्शन के बाद। द ब्रीडिंग हापा इज ए रेक्टेंगुलर केस। अब जो ब्रीडिंग हापा होता है वो एक आयताकार जगह है। आप फाइन नेटिंग, पतले महीन जाल का होता है ये। और लार्गर फिशेज इट्स साइज इज 8 to 3x3, बट फॉर द स्मॉलर फिश इट इज़ 5 to 3:5। तो ये जो है इनकी साइज़ है, ये 8 ये जो है वो 8, जो बड़ी मछलियां हैं उनको हम 8 फीट से लेके 8 फीट और 3 फीट चौड़ा, 8 फीट लंबा और 3 फीट जो है गहराई वाला है। अगर छोटी मछली है तो यही 5 फीट लंबा हो जाता है, बाकी 3-3 फीट। इस तरीके की इनकी साइज़ होती है। इट इज़ हेल्ड ऑन 4 बम्बू पोल्स, 4 बम्बू पोल की सहायता से बंधे होते हैं। 1 एट ईच कार्नर ऑफ द रेक्टेंगुलर केस। द रूफ ऑफ द हापा मे बी ओपन और क्लोज। तो इसकी जो ऊपरी छत है इसको हम बंद भी कर सकते हैं, ऊपर भी जाल लगा सकते हैं या इसे खुला भी रखा जा सकता है, दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। हापा इज मेड ऑफ मॉस्किटो नेट क्लॉथ थ्रू व्हिच लेड इग एंड मिल्ट कैन नॉट स्केप आउट। तो ये जो है मच्छरदानी वाला जो कपड़ा होता है या जो जाल हैं उसके द्वारा बनाए जाते हैं और इनके जाली की साइज इस तरीके से होनी चाहिए जिससे ये और जो मिल्ट है वो बाहर ना निकल सके। 3/4 पार्ट ऑफ हापा इज समराइज्ड इन वाटर वेयर एज। तो 3/4 ये सबमर्ज्ड है, समराइज्ड लिखा गया है, सबमर्ज्ड है, SUB सब MERACD, सबमर्ज्ड यानी डूबा हुआ होता है। तो 3/4 भाग जो है डूबा हुआ होना चाहिए। इन वाटर वेयर एज 1/4 पार्ट रिमेन इन एयर, और 1/4 भाग ऊपर हवा में होना चाहिए। आफ्टर 3 to 6 आवर्स ऑफ इंजेक्शन ऑफ पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट स्पॉनिंग टेक्स प्लेस। तो इंजेक्शन के 3 से 6 घंटे बाद जो है स्पॉनिंग हापा में होती है। फर्टिलाइज्ड एग्स आर व्हाइट एंड ओपेक व्हेयरएज अनफर्टिलाइज्ड एग्स आर ट्रांसपेरेंट एंड बीड लाइक। तो जो निषेचित अंडे हैं वो सफ़ेद और धूसर कलर के होते हैं, जबकि अनफर्टिलाइज्ड एग वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और बीड के समान होते हैं। तो इससे हम जो है ट्रांसपेरेंट और फिर वाइट एग या थोड़ा सा धूसर कलर के जो एग हैं उनको हम ट्रांसपेरेंट एग से अलग कर लेते हैं, यानी अलग पहचान सकते हैं इनमें कौन फर्टिलाइज है कौन नहीं है। हैचिंग हापा इज आल्सो रेक्टेंगुलर एंड मेड ऑफ मसलिन और मलमल क्लॉथ्स एंड इज ओपन फ्रॉम एबव। अगर जाल से नहीं तो ये जो हैचिंग हापा है ये मसलिन या मलमल के कपड़े से भी बनाया जा सकता है और इसे ऊपर से खुला रखना चाहिए। द मॉस्किटो नेट हापा इज प्रेजेंट इनसाइड द हैचिंग हापा। तो जो मच्छरदानी है वो जैसे हमने बताया कि हापा में 2 अस्तर के जाल होते हैं, तो अंदर वाला जो है वो मच्छरदानी वाले कपड़े से उसको बना सकते हैं। तो मॉस्किटो नेट हापा इज प्रेजेंट इनसाइड दी। जो मॉस्किटो नेट है वो हापा के अंदर से उपस्थित होता है। तो अब हापा में इनको डाल दिया गया, वहाँ इनकी ब्रीडिंग हुई। ये जो है एक समराइज्ड फिगर है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि पहले हमने जो है ब्रीडर्स का चयन किया, फिर मेल और फीमेल फिश को इसके इंजेक्शन दिए गए और इंजेक्शन देने के बाद जो इसका इग है वो एक उसमें जो है इकट्ठा किया गया और फिर इसमें जो मेल का मिल्ट है उसको डाल दिया गया। तो जो फीमेल का इग वाला मटेरियल है उसमें मेल का जब
मिल्ट पड़ जाता है तो दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं और फिर इनको हम हापा में डाल सकते हैं या फिर ऊपर की जो विधियां हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। अब इनमें सावधानी क्या रखनी चाहिए? प्रिकॉशन फॉर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। तो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग में कुछ प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। पहला ये है टू अवॉइड डिसीज एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन, ब्रीडर शुड बी प्रॉपरली washed with KMNO4 solution 0.5 gram in 100 liters of water for a few minutes. After this, they should be kept in formalin 200 milligram per liter of water for 1 hour. तो जो हमारे ब्रीडर्स हैं उनको किसी भी तरीके के परजीवी से या किसी भी पैथोजन से बचाने के लिए हमें उन्हें जो है पहले स्टेरिलाइज करना चाहिए और इसके लिए इन्हें प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। वॉश कैसे करेंगे? प्रॉपरली वॉश्ड विथ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से, और ये होता है जो इसका सॉल्यूशन है वो 0.5 ग्राम 100 लीटर पानी में घोल के बनाया जाता है। तो इसमें जो है कुछ मिनट तक ऐसे इंडिविजुअल्स को रखा जाता है और इसके बाद यहाँ से निकाल के फार्मलिन का सॉल्यूशन जो कि 200 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से बनाया गया है उसमें इन्हें 1 घंटे तक रखना चाहिए। तो इससे इनके जो पैथोजन हैं या पैरासाइट हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। जो हमारे ब्रीडर्स हैं उनको सबसे पहले इस तरीके से डिसीज़ और पैरासाइट से मुक्त करना चाहिए। दूसरा जो प्रिकॉशन है वो ब्रीडर शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी ड्यूरिंग हैंडलिंग। तो ये प्रोटेक्टेड नहीं है, प्रोटेक्टेड है, हाँ प्रोटेक्टेड लिखा है। तो ब्रीडर्स को जो है वो जब हम उन्हें निकाल रहे होते हैं, उनको चुन रहे होते हैं, पकड़ रहे होते हैं, तो सावधानी से इस काम को करना चाहिए ताकि वो घायल ना हो जाएं, उन्हें किसी तरीके से मैकेनिकल इंजरी ना हो। और अगर इंजर्ड होगी तो वो फिर उसमें स्पॉनिंग नहीं हो पाएगी और वो चूँकि स्ट्रेस में चले जाएंगे, इस वजह से हमें अनुकूल रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इनको निकालते समय या इनका सिलेक्शन करते समय, नेटिंग आउट करते समय हमें बहुत सावधानी की ज़रूरत, यानी बहुत सॉफ्ट हैंड से हैंडल करना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखिए, वाटर कंडीशन should be favorable, having temperature 24 to 31 degree centigrade and turbidity about 100 to 1000 ppm। तो अब जब हमें इंड्यूस्ड ब्रीडिंग करानी है उस समय पानी का तापमान वो 24 से 31 डिग्री के बीच होना चाहिए। यानी कि ये हम विंटर के कंडीशन में नहीं कर सकते क्योंकि उस समय पानी का तापमान कम हो जाता है, लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और बहुत हॉट वेदर में भी टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो इनका ब्रीडिंग पीरियड है वो अमूमन जो हमारा रेनी सीजन होता है उसमें, जबकि तापमान 24 टू 31 डिग्री सेंटीग्रेड हो और इसमें जो दूसरे पार्टिकल्स के घुलने की अवस्था है वो 100 से 1000 ppm हो, इससे ज़्यादा ना हो ना इससे कम हो। तो ये अवस्थाएं होनी चाहिए, चूँकि बरसात के सीज़न में मिट्टी युक्त जल वो मिलता रहता है तो जो इसमें टर्बिडिटी है वो पर्याप्त हो जाती है। तो टेम्परेचर और टर्बिडिटी की ये दशा होनी चाहिए। फ्लोइंग वाटर विथ हाई ऑक्सीजन कंटेंट इज़ ऑफ ग्रेट यूज। और अगर हम हल्का बहता जल हो, जैसे नदियों का पानी, उसको मोड़ के किसी नहर के माध्यम से या जो पाइप के माध्यम से अगर हम अपने तालाब में डाल पा रहे हैं तो ये पानी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा होता है, रनिंग वाटर में ऑक्सीजन बराबर घुलती रहती है, तो ये पानी जो है ज़्यादा फायदेमंद होगा। फ्लोइंग वाटर विथ हाई ऑक्सीजन कंटेंट इज़ ऑफ ग्रेट यूज, इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, काफ़ी लाभदायक होता है। द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट आल्सो अफेक्ट द इंड्यूस्ड ब्रीडिंग एंड स्पॉनिंग। अब जो प्रकाश की तीव्रता है और प्रकाश की उपलब्धता है इसका भी असर स्पॉनिंग पर पड़ता है। पिट्यूटरी ग्लैंड टेकन फ्रॉम द सेम आर रिलेटेड स्पीसीज एज द रेसिपिएंट स्पीसीज आर सेड टू बी मोर इफेक्टिव। और जो पिट्यूटरी का एक्सट्रैक्ट है वो अगर एक ही उसी वैरायटी का फिश का हो या मिलती जुलती स्पीसीज़ का हो तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ज़्यादा प्रभावी होता है, ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो ये सारी सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए। पानी का तापमान बढ़िया हो, अनुकूल वातावरणीय दशाएं हों, ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त हो, टर्बिडिटी अच्छी हो,
जो पानी का तापमान है वो 24 से 31 के बीच हो, और इसमें अगर हम थोड़ा-सा रनिंग वाटर बाहर से सप्लाई कर सकें तो ज़्यादा बेटर होगा। और मौसम जो है वो क्लाउडी हो या रेनी सीज़न हो तो मोस्ट बेस्ट है। इसके अलावा जो हम ब्रीडर्स का सिलेक्शन कर रहे हैं उनको बहुत ही सावधानी से हैंडल करना चाहिए ताकि उन्हें कोई इंजरी ना हो। ये सारी सावधानियाँ हमें रखनी हैं। अब इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के लाभ क्या-क्या हैं? तो हम लोगों ने देखा कि ऐसी प्रजातियाँ जो जिनके सीड की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और उनमें ब्रीडिंग आसानी से नहीं हो पाता, नेचुरल ढंग से होता है तो हम वहाँ से सीड कलेक्ट करने में हमें समस्या है, या नेचुरल जो सीड हैं उनमें कई वैरायटियों का मिक्सचर हो जाता है। तो इस तरीके से प्योर सीड प्राप्त करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। इसको पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। नंबर 1, द सीड स्पॉन इज़ टाइमली अवेलेबल। इट्स अवेलेबिलिटी फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज़ क्वाइट अनसर्टेन। तो जो सीड है वो समय से उपलब्ध हो जाता है क्योंकि अपने अकॉर्डिंग हम ब्रीडिंग करा लेते हैं, जबकि अगर हम प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर हैं तो बड़ी अनिश्चितता होती है कि कब सीड मिलेगा कब नहीं मिलेगा। नंबर 2, ए प्योर स्पान ऑफ ए डिजायर्ड स्पीसीज इज मेड अवेलेबल। इसके द्वारा हमें जिस भी वैरायटी की चाहिए उसका प्योर सीड मिल जाता है। द स्पॉन ऑब्टेन फ्रॉम द रिवर आर नॉट प्योर। वहीं जब रिवर से यानी नेचुरल सोर्स से मिलते हैं तो प्योर नहीं होते। दे आर मिक्सड विद द स्पॉन ऑफ अदर स्पीसीज। अब चूँकि वहाँ पर तो सभी वैरायटियाँ होती हैं तो सभी के सीड वो मिक्स हो जाते हैं और फिर वहाँ से हमें छाँटना पड़ता है। एंड सॉर्टिंग प्योर सीड फ्रॉम द मिक्स्ड स्पॉन इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ जो नदियों से मिक्स्ड सीड मिल रहा है यहाँ से प्योर को अलग करना बड़ा कठिन कार्य होता है और ये लगभग असंभव होता है कि एकदम प्योर वहाँ से हम अलग कर लें। नंबर 3 जो है, एनी क्वालिटी ऑफ प्योर स्पॉन कैन बी मेड अवेलेबल। तो इसके द्वारा हम किसी भी प्रकार की स्पॉन की प्योर क्वालिटी को उपलब्ध करा सकते हैं। चौथा जो है, सेवरल कार्प्स attain sexual maturity in pond but they do not breed in confined water. Such fish can be subjected to induced ब्रीडिंग एंड स्पॉन कैन बी कलेक्टेड। तो ये हम लोगों ने शुरू में भी पढ़ा है कि बहुत सारी कार्प्स ऐसी हैं जो बंधे हुए जल में मैच्योर परिपक्व तो हो जाती हैं लेकिन वो स्पॉनिंग नहीं करती हैं। ऐसी फिशेस की स्पॉनिंग हम इंड्यूस ब्रीडिंग के द्वारा करा सकते हैं और उनका सीड कलेक्ट कर सकते हैं। पांचवा जो है, इट इज़ इकोनॉमिकल टू ऑब्टेन ए स्पॉन फ्रॉम इंड्यूस्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट इन कंपैरिजन टू इट्स कलेक्शन फ्रॉम द रिवराइन सोर्सेज। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के द्वारा हमें जो सीड मिलता है वो आर्थिक रूप से भी काफ़ी सस्ता पड़ता है अगर इन कंपैरिजन टू यानी कि जो प्राकृतिक स्रोत हैं वहाँ से सीड कलेक्ट करने में और उसको उपलब्ध कराने की तुलना में इंड्यूस्ड ब्रीडिंग में कम लागत आती है, ये हमें सस्ता पड़ता है। तो एक तो सस्ता है और काफ़ी उत्तम क्वालिटी के सीड मिलते हैं, काफ़ी सुविधाजनक ढंग से हमें मिल जाता है। तो हर दृष्टि से जो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की प्रक्रिया है वो इस कल्चर में काफ़ी महत्वपूर्ण है। छठा जो है, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्निक इज़ वेरी सिंपल। जो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्निक है ये बहुत सरल है एंड कैन बी लर्नड इवन बाय ए लेमैन। और इसे जो है एक आम आदमी अ, आसानी से सीख सकता है, इसके लिए कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो जो आम मछली पालक है वो भी इस विधि को अपना सकता है और इस विधि के द्वारा वो स्वयं इच्छित वैरायटी का स्पॉन कलेक्ट कर सकता है। तो ये रहा इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की प्रक्रिया और उसकी सावधानियाँ और उसमें जो है हमें क्या-क्या लाभ हैं, ये है इसके बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और इसको जो है वो इससे अपना नोट कर लेंगे और साथ ही साथ इसको तैयार कर लेंगे। इस टॉपिक में इतना ही।